नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक के नतीजे आ गए। कर्नाटक में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से पार्टी की कार्यकर्ता नेता मोबिलाइज हुए, उसका मैजिक कर्नाटक की जीत के रूप में देखने को मिला है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को ऑक्सीजन दे दिया। 2024 के चुनावी रण में कांग्रेस को इसका लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए विचार करने के लिए अभी बहुत कुछ है। बजरंग बली वाला दांव फेल हुआ, बुर्का विवाद भी काम नहीं आया। दक्षिण में अब किस रणनीति पर काम करना होगा, 2024 के लिहाज से कहां-कहां बदलाव करना होगा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में देश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटका दक्षिण भारत का वो राज्य जहां पर सन 1985 के बाद अब तक कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। 38 सालों के बाद भी यही रिवाज कायम है। इस बार भी कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कर्नाटका में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला है, तो वहीं बीजेपी इस बार अपने गढ़ को बचाने में नाकामयाब साबित हुई। कर्नाटक में 224 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। दक्षिण भारत के अपने दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी ने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। शुरुआत से ही लगातार रैलियों और बैठकों का दौर जारी था। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता कर्नाटक में अपना डेरा जमाए हुए थे। वादों और विकास की बातों से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश जारी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई और करीब 22 रैलियां की। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीब 30 रैलियां की और जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। लेकिन इस बार बीजेपी का जादू जनता पर नहीं चल सका। संगठित करके पार्लियामेंट इलेक्शन में हम एनालिसिस करेंगे। मल्टी फैक्टर है, एक ही नहीं है। मोदी जी भी थोड़ा वो तो भरपूर कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत थी तैयारी का, वो कांग्रेस हमसे पहले किया था, वो एक बहुत बड़ा वजह है। विक्ट्री एंड डिफीट आर नॉट न्यू टू भारतीय जनता पार्टी। Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict. अपने 5 वादों के साथ कर्नाटक के मैदान में उतरी कांग्रेस को इस बार कर्नाटक की सत्ता की चाबी मिली है। इसके बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। शुरुआत से ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालते दिखे, लेकिन बीजेपी ने भी कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को बजरंग बली का विरोधी तक बताया, जिसके बाद कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली और रोड शो के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधा। वहीं लंबे समय के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस के हाथ में सत्ता की कमान आई। इसके बाद से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं।
ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। कर्नाटका में जीत के लिए कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बेहद अहम मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल की यात्रा को दक्षिण में जनता का काफी सपोर्ट मिला था, तो वहीं बीजेपी के वादे और इरादे जनता को रास नहीं आए। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि कर्नाटका में राज तो बदला लेकिन रिवाज वही कायम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने दक्षिण राज्यों में अपने एकमात्र बीजेपी शासित राज्य को खो दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों का असर अब 2024 लोकसभा चुनावों पर भी होगा। बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्यों में 2024 की डगर आसान नहीं होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। वहीं अब बीजेपी ने दक्षिणी राज्यों में अपने एकमात्र बीजेपी शासित राज्यों को भी खो दिया है, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि कर्नाटक चुनावों के परिणामों का असर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सीधा असर 2024 लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक में घट सकती हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में बीजेपी ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के लिए सूबे में 2019 के नतीजे दोहरा पाना मुश्किल होगा और कांग्रेस की सीटें बढ़ना तय हो गया है। दक्षिण भारत के अन्य राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मिलाकर लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें ही हैं। इनमें से भी 25 सीटें उसे अकेले कर्नाटक से ही मिली हैं। तेलंगाना से बीजेपी के पास 4 सांसद हैं। ये बीजेपी की कर्नाटक में हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक के भूगोल को देखें
तो उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, दक्षिण में केरल, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक को मिलाकर इन सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 189 सीटें बैठती हैं। यानी कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डगर में मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी रही। पिछले कई सालों से चली आ रही सियासी रवायत के अनुसार ही कर्नाटक के नतीजे आए। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता संभालने का मौका मिल गया। वैसे तो तमाम सर्वे रिपोर्ट ने कांग्रेस की जीत की संभावना पहले ही जता दी थी। बावजूद इसके बीजेपी ने आखिरी दम तक जोर लगाया। हर सीट पर नजर बनी रही। खासकर बीजेपी के बागियों का क्या हाल हुआ, दल बदल के सुरमाओं ने क्या कमाल किया, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई। कांग्रेस के हाथ को बहुत मजबूती मिली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। हार जीत के हर अध्याय पर विचार किया जा रहा है। राज्य की राजनीति के बदलते स्वभाव को समझने की कोशिश की जा रही है। हर सीट पर बात हो रही है। हर कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जा रहा है। निगाहें उन पर भी बनी है जिन्होंने चुनाव के पहले पाला बदला, चुनाव के पहले दल बदल का खेल खेला। जब अपनी शर्तों पर पार्टी की मुहर नहीं लगी, अपने दल का साथ छोड़ दूसरे दल का हाथ थामा। चुनाव के पहले दूसरे दल में जाने वालों की लिस्ट लंबी है। दल बदल की वजह भी अलग अलग है। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई पार्टी में अहमियत नहीं मिलने से निराश है। 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख से पहले दल बदल वाले बड़े बड़े खेल हुए। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को तब बड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रहने वाले दिग्गजों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सबसे पहले बात जगदीश शेट्टार की। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद तक संभाल चुके शेट्टार का कांग्रेस में जाना बीजेपी को पहले सबसे बड़ा झटका माना गया। लिंगायत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता का बीजेपी का साथ छोड़ना उसी वक्त शुभ संकेत नहीं माना गया था। अब जो नतीजे सामने आए बता रहे हैं जगदीश शेट्टार का बीजेपी छोड़ना जनता को भी पसंद नहीं आया। बीजेपी से बगावत करना पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बहुत भारी पड़ गया। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के महेश टेंगिनाकाई ने बड़े अंतर से हराया है। आंकड़ों के मुताबिक जगदीश शेट्टार की 35,570 वोटों से हार हुई है। बीजेपी की कैंडिडेट महेश टेंगिनाकाई को 64,910 वोट मिले हैं, जबकि जगदीश शेट्टार को महज 29,340 वोट मिले। जिस तरह से चुनाव से पहले शेट्टार का बीजेपी छोड़ना बड़ी खबर बना, उसी तरह उनकी हार भी कर्नाटक के नतीजे वाले दिन चर्चा में रही। बीजेपी की सरकार में जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें उसी हुबली धारवाड़ सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां वो बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। दिलचस्प बात यह है कि लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाने वाले शेट्टार को उनके ही शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शेट्टार को हराने वाले बीजेपी के महेश चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका ही चेला बताते रहे। एक तरफ सूबे में जहां कांग्रेस की लहर दिखी, कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, हाथ का साथ थामने के बावजूद इस लहर में शेट्टार का पीछे छूट जाना राजनीति करने वालों के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। दल बदल वाली बयान में दूसरा बड़ा नाम लक्ष्मण सावदी का रहा।
बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद तक का लाभ ले चुके लक्ष्मण सावदी का दाव इस बार भी सही पड़ा। कांग्रेस की टिकट पर लक्ष्मण सावदी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस बार भी विधानसभा में अपनी सीट पक्की की। जनता ने जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन उनके विरोधी तंज मार रहे हैं। इस बार लक्ष्मण सावदी अपनी पुरानी हरकतों से परहेज करें। लक्ष्मण सावदी उस समय चर्चा में आए थे जब वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हुए पाए गए थे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे वाले दिन सुबह से ही सभी की निगाहें सावदी पर टिकी रही। सावदी अथानी विधानसभा सीट पर बीजेपी के महेश इराना गौड़ कुमाथली से थ्रू आउट बढ़त बनाए रहे और आखिरकार भारी मतों से जीत हासिल कर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार के साथ ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी का दामन छोड़कर सावदी ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उन्हें उनकी पसंद की सीट अथानी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। अथानी विधानसभा सीट कर्नाटक के चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में अथानी से बीजेपी के वर्तमान उम्मीदवार महेश कुमाथली ने चुनाव जीता था। वो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन एक ही साल बाद कुमाथली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के टिकट पर जीत ली थी। साल 2023 के चुनाव में ये दोनों उम्मीदवार एक बार फिर से आमने सामने रहे। इस बार कुमाथली बीजेपी तो लक्ष्मण सावदी कांग्रेस से चुनाव लड़े। लक्ष्मण सावदी ने इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर 2004 से 2013 के बीच लगातार 3 चुनाव में जीत हासिल की थी। उपचुनाव में बेशक अथानी की जनता ने कुमाथली की बात मान ली हो, लेकिन इस बार अथानी की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर ही भरोसा जताया। कांग्रेस का हाथ थामे सामने आए सावदी को मौका दे दिया। बीजेपी की बागियों के लिस्ट में बड़ा नाम आर शंकर का भी रहा। दल बदल के सूरमा आर शंकर पर भी नतीजे वाले दिन सबकी नजर बनी रही। आर शंकर को रानीबेनूर की जनता ने बड़ा झटका दिया। रानीबेनूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश कोलीवाड़ नंबर 1 पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के हनुमंत थप्पा कब्बार दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव के पहले आर शंकर को लेकर खूब चर्चा चली। पहली बार आर शंकर तब खबरों में आए जब उनके घर कमर्शियल टैक्स विभाग का रेड पड़ा। विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी नेता आर शंकर के घर पर कमर्शियल टैक्स विभाग की रेड ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान उनके यहाँ से कई सारे हाउस होल्ड आइटम्स मिले। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने हावेरी जिले के रानीबेनूर में मौजूद घर पर रेड की तो वहाँ गोदाम से 6000 साड़ियाँ और 9000 स्कूल बैग मिले। 20 से 30 लाख रुपए के हाउस होल्ड आइटम मिले। बताया गया ये सब उन्होंने चुनावी तैयारियों के तहत जमा कर रखा था। शंकर भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिराने में मदद की थी। 2018 में शंकर कर्नाटक प्रणयवंता जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। बाद में कांग्रेस में चले गए। 2019 में बगावत के बाद कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य साबित हो गए। फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन दिसंबर 2019 के उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। बाद में एमएलसी बनाए गए। आर शंकर रानीबेनूर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी एमएलसी आर शंकर ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो आर शंकर ने निर्दलीय ही हाथ आजमाने का फैसला किया। बाद में उन्हें एनसीपी का साथ मिला, लेकिन रानीबेनूर की जनता ने उन्हें बुरी तरह से खारिज कर दिया। कर्नाटक चुनाव में इस बार सबकी निगाहें एमपी कुमारस्वामी पर भी बनी रही। बीजेपी की तरफ से मिले इनकार के बाद मुदिगेरे के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने पार्टी छोड़ दिया और जेडीएस में शामिल हो गए। 3 बार के विधायक रहे एमपी कुमारस्वामी को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने खुद वेलकम किया, पार्टी की सदस्यता दिलवाई, मुदिगेरे से टिकट भी दिया। लेकिन मुदिगेरे की जनता को ये फैसला पसंद नहीं आया। मुदिगेरे के जो नतीजे सामने आए उसके अनुसार
कांग्रेस के नैना मोटम्मा विजेता नंबर 1 रहे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रभु सिंह रहे। मतगणना के शुरुआती दौर में बीजेपी के दीपक डोडैया बेशक आगे चलते दिखे, लेकिन फाइनल राउंड में वो तीसरे नंबर पर जा पहुंचे। इसके साथ ही मुदिगेरे की जनता ने एमपी कुमारस्वामी को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेहरू ओलेकर पर भी सबकी निगाहें टिकी रही। ओलेकर को भी इस बार झटका लगा। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे ओलेकर से इस बार हावेरी की जनता ने दूरी बना ली। जिसे ओलेकर ने पिछले चुनाव में हराया था, उसे ही इस बार विधानसभा भेज दिया। हावेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के रुद्रप्पा मन्नप्पा लमानी विजयी हुए। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार दुर्गेश गुडप्पा रहे। नेहरू ओलेकर को इसी साल भ्रष्टाचार के एक मामले में 2 साल की सजा हुई थी। उन पर अपने बेटों को सरकारी धन देने के आरोप लगे थे। उस वक्त उन्होंने सीएम बोम्मई पर जमकर हमला बोला था। सीएम बोम्मई के भ्रष्टाचार उजागर करने का दावा भी किया था। बेशक बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओलेकर की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन हावेरी की जनता ने फरमान सुना दिया। ओलेकर को अपनी गुड बुक से बाहर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।